गाइस, वेलकम टू अवर यूट्यूब चैनल स्टडी फॉर रोजगार 91। दोस्तों, आज की क्लास में हम जानेंगे भारतीय संविधान और पॉलिटी से संबंधित कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस के बारे में। तो प्लीज़ वीडियो को पूरा देखें, वीडियो को बीच में स्किप ना करें। आज का वीडियो आपके लिए बहुत हेल्पफुल साबित होगा। ज़्यादा वक्त न लेते हुए शुरू करते हैं आज की आपकी क्लास। फर्स्ट क्वेश्चन है हमारा, संविधान के प्रथम अनुच्छेद के अनुसार भारत है। ऑप्शन ए राज्यों का समूह, बी राज्यों का संघ, सी राज्यों का परिसंघ या डी इनमें से कोई नहीं। दोस्तों, संविधान के प्रथम अनुच्छेद यानी अनुच्छेद 1 के अनुसार भारत को क्या कहा गया है? सही उत्तर होगा हमारा ऑप्शन बी, राज्यों का संघ। भारत को संविधान के प्रथम अनुच्छेद में राज्यों का संघ कहा गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 2, भारत की देशी रियासतों के विलय में किन दो व्यक्तियों ने महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी? ऑप्शन ए सरदार पटेल तथा जवाहरलाल नेहरू, बी सरदार पटेल तथा वीपी मेनन, सी सरदार पटेल तथा डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद या डी सरदार पटेल तथा के.एम. मुंशी। भारत के देशी रियासतों के विलय में किन दो व्यक्तियों ने महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी? सही उत्तर है हमारा ऑप्शन बी, सरदार पटेल तथा वीपी मेनन। दोस्तों, भारत की देशी रियासतों को भारत में मिलाने की अहम भूमिका में सरदार पटेल और वीपी मेनन शामिल थे। डिटेल में जान लेते हैं। स्वतंत्रता के पश्चात लगभग 562 देशी रियासतों में से 559 रियासतों का भारत में विलय हो गया था और अन्य 3 रियासतों जैसे हैदराबाद को पोलो ऑपरेशन और जूनागढ़ को जनमत संग्रह तथा जम्मू और कश्मीर को विलय अधिपत्र के माध्यम से भारत में शामिल किया गया था। दोस्तों, 3 रियासतें जो शामिल नहीं हुई थी भारत में, हैदराबाद जिसे पोलो ऑपरेशन के द्वारा और जूनागढ़ को जनमत संग्रह, जम्मू कश्मीर को विलय अधिपत्र के माध्यम से भारत में शामिल किया गया था, जिसमें अहम भूमिका निभाई थी सरदार पटेल और वीपी मेनन ने। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 3, भारत में संघ राज्यों को प्रशासन किसके द्वारा किया जाता है? ऑप्शन ए राष्ट्रपति के द्वारा, बी उपराज्यपाल द्वारा या सी गृह मंत्री द्वारा या डी प्रशासक के द्वारा। भारत में संघ राज्यों का प्रशासन किसके द्वारा किया जाता है? सही उत्तर है हमारा ऑप्शन ए, राष्ट्रपति के द्वारा। बहुत बार एग्जाम में पूछा गया है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन भी है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 4, भारतीय संविधान के किस भाग में नागरिकों को मौलिक अधिकारों का उल्लेख किया गया है? ऑप्शन ए भाग 4, ऑप्शन बी भाग 5, ऑप्शन सी है भाग 2 या ऑप्शन डी हमारा भाग 3। दोस्तों, भारतीय संविधान के किस भाग में नागरिकों के मौलिक अधिकारों का उल्लेख किया गया है? सही उत्तर है हमारा ऑप्शन डी, भाग 3 में। संविधान के भाग 3 में मौलिक अधिकारों का उल्लेख है। डिटेल में जानते हैं। भारतीय संविधान के भाग 3 के अनुच्छेद 12 से 35 तक मौलिक अधिकारों का वर्णन किया गया है या उल्लेख मिलता है। मौलिक अधिकारों का प्रावधान अमेरिका के संविधान से लिया गया है। दोस्तों, भारतीय संविधान में मौलिक अधिकारों को अमेरिका के संविधान से शामिल किया गया है, जो कि अनुच्छेद 12 से 35 तक है और संविधान के भाग 3 में या चैप्टर 3 में शामिल है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 5 है, 1 नवंबर 1956 को राज्यों का पुनर्गठन के बाद कितने राज्य और केंद्र शासित प्रदेश हैं? दोस्तों, 1 नवंबर 1956 के राज्य पुनर्गठन के समय कितने राज्य और केंद्र शासित प्रदेश थे? ये क्वेश्चन में पूछा गया है। ऑप्शन ए है हमारा 14 राज्य एवं 6 संघ राज्य, ऑप्शन बी 17 राज्य एवं 6 संघ राज्य, या ऑप्शन सी 14 राज्य एवं 8 संघ राज्य, या ऑप्शन डी 17 राज्य एवं 8 संघ राज्य। सही उत्तर है हमारा ऑप्शन ए 14 राज्य और 6 संघ राज्य। 1 नवंबर 1956 को राज्य पुनर्गठन के बाद 14 राज्य एवं 6 संघ राज्यों का गठन किया गया था, लेकिन वर्तमान में भारत में 28 राज्य और 8 केंद्र शासित प्रदेश हैं। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है प्रेजेंट टाइम के समय से। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 6, नए राज्यों के गठन की शक्ति किसमें निहित है? ए संसद में, बी राष्ट्रपति में, डी मंत्रिपरिषद में, या डी राज्य पुनर्गठन आयोग में। दोस्तों, नए राज्यों के गठन की शक्ति किसमें निहित है? सही उत्तर हमारा ऑप्शन ए है, संसद में। संविधान के अनुच्छेद 3 के अनुसार संसद को यह शक्ति प्राप्त की गई है। वह
वह राज्यों के निर्माण तथा वर्तमान राज्यों के क्षेत्रों, सीमाओं या नामों में परिवर्तन कर सकती है। दोस्तों, संविधान के अनुच्छेद 3 के अनुसार संसद को यह शक्ति प्रदान की गई है कि राज्यों के निर्माण तथा वर्तमान राज्य क्षेत्रों, सीमाओं या नामों में परिवर्तन संसद कर सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 7, किस संविधान संशोधन द्वारा दिल्ली को राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र का दर्जा प्रदान किया गया है? ऑप्शन ए 67वां, बी 69वां, सी 68वां या डी 70वां। दोस्तों, दिल्ली को राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र का दर्जा संविधान के 69वें संशोधन में दिया गया था। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 8, छत्तीसगढ़ राज्य की स्थापना कब हुई? ऑप्शन ए 1 नवंबर 2000 को, बी 9 नवंबर 2000 को, सी 1 नवंबर 2001 को या डी 15 नवंबर 2000 को। दोस्तों, छत्तीसगढ़ राज्य की स्थापना कब की गई? तो सही उत्तर है हमारा ऑप्शन ए 1 नवंबर 2000 को छत्तीसगढ़ राज्य की स्थापना की गई थी। क्वेश्चन नंबर 9, यदि भारतीय संघ में एक नए राज्य का सृजन किया जाना होता, संविधान की किस अनुसूची में संशोधन करना आवश्यक होगा? दोस्तों, यदि भारत के संघ में एक नए राज्य का सृजन या स्थापना की जानी हो तो भारतीय संविधान की कौन सी अनुसूची में संशोधन करना पड़ेगा? ऑप्शन ए 5वीं अनुसूची में, बी 3री अनुसूची में, सी 2री अनुसूची में या डी प्रथम अनुसूची में। सही उत्तर हमारा ऑप्शन डी प्रथम अनुसूची में। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, 2016 SSC GD में ये पूछा गया था प्रथम शिफ्ट में। यदि भारतीय संघ एवं नए राज्यों का सृजन किया जाए तो कौन सी अनुसूची में संशोधन करना होगा? प्रथम अनुसूची में संशोधन करना होगा। डिटेल में जानते हैं। संविधान की प्रथम अनुसूची में राज्यों एवं संघ राज्य क्षेत्रों का नाम तथा उनके अंतर्गत आने वाले राज्य क्षेत्रों का वर्णन किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 10, निम्न में से कौन एक भारत संघ का सहयोगी राज्य था जिसे बाद में भारतीय संघ का पूर्ण राज्य बनाया गया? ऑप्शन ए अरुणाचल प्रदेश, बी सिक्किम, डी सी झारखंड या डी छत्तीसगढ़। दोस्तों, निम्न में से कौन एक भारतीय संघ का सहयोगी राज्य था, यानी कि पहले संघ राज्य था, बाद में उसको पूर्ण राज्य का दर्जा दिया गया? तो सही उत्तर है हमारा ऑप्शन बी सिक्किम। दोस्तों, 1975 में सिक्किम को राज्य का दर्जा प्रदान किया गया था, उससे पहले संघ राज्य था। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 11, नीति आयोग की स्थापना कब हुई? 1 जनवरी 2015, 25 जनवरी 2016, 14 मई 2014 या 1 जुलाई 2015। दोस्तों, नीति आयोग की स्थापना कब की गई? सही उत्तर हमारा ऑप्शन है 1 जनवरी 2015 को योजना आयोग के स्थान पर नीति आयोग की स्थापना की गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 12 है, सर्वोच्च न्यायालय के सेवानिवृत्त न्यायाधीशों के लिए कहाँ पर वकालत करने पर रोक है? दोस्तों, सुप्रीम कोर्ट से रिटायर्ड न्यायाधीशों के लिए कहाँ पर वकालत करने से रोक है? ऑप्शन हमारे सामने है। ऑप्शन ए उच्चतम न्यायालय के अतिरिक्त किसी अन्य न्यायालय में, बी भारत के किसी भी न्यायालय में या सी उच्च न्यायालय से नीचे किसी भी न्यायालय में या डी किसी भी फौजदारी अदालत में। सर्वोच्च न्यायालय के रिटायर्ड न्यायाधीशों को कहाँ वकालत करने का पर रोक है? तो सही उत्तर है हमारा ऑप्शन बी भारत के किसी भी न्यायालय में। दोस्तों, सर्वोच्च न्यायालय का सेवानिवृत्त न्यायाधीश भारत के किसी भी न्यायालय में फिर वकालत नहीं कर सकता है। सही उत्तर है हमारा ऑप्शन बी। डिटेल में जानते हैं। संविधान के अनुच्छेद 124 के 7 के अनुसार कोई व्यक्ति जो उच्चतम न्यायालय का न्यायाधीश रह चुका है भारत के राज्य क्षेत्र के भीतर किसी भी राज्य में या किसी प्राधिकार के समक्ष वकालत या कार्य नहीं कर सकेगा। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 13, सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीशों के वेतन और भत्ते किस पर भारित किए जाते हैं? ऑप्शन ए भारतीय रिजर्व बैंक पर, बी वित्त आयोग पर, सी भारत की संचित निधि पर या डी इनमें से कोई नहीं। दोस्तों, सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीशों का वेतन और भत्ते भारत की संचित निधि पर भारित होते हैं, यानी कि भारत की संचित निधि से राष्ट्रपति इनको न्यायाधीशों को वेतन और भत्ते प्रदान करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 14, उच्चतम न्यायालय की प्रथम महिला न्यायाधीश कौन थी?
ए सुजाता मनोहर, बी रूमा पाल, सी एम फातिमा बीवी या डी इनमें से कोई नहीं। उच्चतम न्यायालय की प्रथम महिला थी और ऑप्शन सी हमारा सही जवाब है, एम फातिमा बीवी। बहुत बार एग्जाम में पूछा गया है, काफ़ी बार, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। डिटेल में जानते हैं। एम फातिमा बीवी उच्चतम न्यायालय की प्रथम महिला न्यायाधीश थी। इनका कार्यकाल 6 अक्टूबर 1989 से 29 अप्रैल 1992 तक था। वर्ष 1993 में राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग की सदस्य भी बनी थी। दोस्तों, फातिमा बीवी प्रथम महिला न्यायाधीश थी सुप्रीम कोर्ट की और उनका कार्यकाल था 6 अक्टूबर 1989 से 29 अप्रैल 1992 तक और वर्ष 1993 में राष्ट्रीय मानव अधिकार आयोग की भी सदस्य रही हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 15, जिला न्यायाधीशों की नियुक्ति किसके द्वारा की जाती है। दोस्तों, जिला न्यायालयों के न्यायाधीशों की नियुक्ति किसके द्वारा की जाती है। ऑप्शन है राज्यपाल, बी मुख्यमंत्री, सी विधि मंत्री या डी राष्ट्रपति के द्वारा। सही उत्तर है हमारा ऑप्शन है राज्यपाल के द्वारा। जिला न्यायालयों के न्यायाधीशों की नियुक्ति उस राज्य के राज्यपाल द्वारा की जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 19, क्वेश्चन नंबर 19 है, निम्नलिखित में से किसने उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीश तथा लोकसभा अध्यक्ष के पदों पर सुशोभित किया है। दोस्तों, ऑप्शन है एम हिदायतुल्लाह, बी के एम हेगड़े, के एस हेगड़े, बी सुब्बा राव या डी पी एन भगवती। दोस्तों, निम्नलिखित में से किसने उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीश तथा लोकसभा अध्यक्ष के पद पर को सुशोभित यानी दोनों जगह पर कार्य किया है। सही तरह हमारा ऑप्शन बी के एस हेगड़े ने। डिटेल में जानते हैं। न्यायमूर्ति के एस हेगड़े ने 17 जुलाई 1967 से 30 अप्रैल 1973 तक उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीश एवं 21 जुलाई 1977 से 21 जनवरी 1980 तक लोकसभा के अध्यक्ष के पद पर को सुशोभित किया है या लोकसभा के अध्यक्ष पद पर कार्य किया है। याद रखेंगे, न्यायमूर्ति के एस हेगड़े जिन्होंने लोकसभा के सदस्य और सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीश के पद पर कार्य किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 20 है, उच्चतम न्यायालय मामलों की सुनवाई नई दिल्ली में करता है परंतु किसी अन्य स्थान पर भी सुनवाई कर सकता है। दोस्तों, ऐसा कब कर सकता है। ऑप्शन ए हमारे सामने राष्ट्रपति के अनुमोदन से, या बी उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीशों के बहुमत से, या सी संसद के अनुमोदन से, या डी राज्य विधानसभा के अनुरोध पर। फिर से क्वेश्चन रिपीट करता हूँ। उच्चतम न्यायालय मामलों की सुनवाई नई दिल्ली में करता है परंतु किसी अन्य स्थान पर भी सुनवाई कर सकता है। ये कब संभव होगा। यदि राष्ट्रपति के अनुमोदन लिखित में दे कोर्ट को, या उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीशों का बहुमत हो, या संसद के अनुमोदन पर, या फिर राज्य विधानसभा के अनुरोध पर। सही उत्तर है हमारा ऑप्शन ए राष्ट्रपति के अनुमोदन पर। उच्चतम न्यायालय की सुनवाई नई दिल्ली में होती है परंतु वह राष्ट्रपति के अनुमोदन पर किसी अन्य स्थान पर भी सुनवाई की जा सकती है। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, एग्ज़ाम में पूछे जाने की संभावना है। उम्मीद करता हूँ वीडियो पसंद आई होगी, तो प्लीज़ वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। जय हिंद, जय भारत।